गुड इवनिंग एवरीवन। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। डी ब्लॉक में हम लोग अभी तक 12 लेक्चर को कर चुके हैं, जिसमें हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को देखे हैं। 2 कंपाउंड स्टडी हम लोग कर चुके हैं। एक कंपाउंड हम लोग स्टडी किए थे ब्लू विट्रोल, और एक कंपाउंड स्टडी किए हुए हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये लास्ट कंपाउंड हम लोग का इस चैप्टर में बचा रह गया था, तो उस कंपाउंड को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि KMnO4 क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, और इसके बारे में जानने वाले हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, और ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव दिखाता है। याद रखना आप लोगों को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव K2Cr2O7 भी दिखाता है और KMnO4 भी दिखाता है, लेकिन KMnO4 K2Cr2O7 से ज़्यादा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि ये ज़्यादा बेहतर कैसे है K2Cr2O7 से। तो उस चीज़ को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम जिसका कि फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेशियम का सिंबल हो गया K, और परमैंगनेट, परमैंगनेट हम लोग बोलते हैं MnO4 को हम लोग परमैंगनेट कहते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हो गया KMnO4। अब KMnO4 में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। Mn हम लोग का डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग X कंसीडर कर लेंगे। अब पोटेशियम पहले ग्रुप का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो 4 को का हो जाएगा -8 = 0। तो यहाँ पर X = हम लोग का आंसर आ गया +7। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। याद होगा आप लोगों को कि मैग्नीज 3D सीरीज का है। 3D सीरीज मतलब कि डी ब्लॉक के सबसे फर्स्ट सीरीज को हम लोग 3D सीरीज कहते हैं। डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो 3D सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने वाला जो एलिमेंट है वो Mn ही, और Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक होता है, +7 तक। तो याद रखना है कि इस कंपाउंड में KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। इसका मतलब ये बताता है कि इसमें ये 7 बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखना है कि इसमें टोटल ये 7 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें मैग्नीज कितना बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो मैग्नीज उसमें 7 बॉन्ड क्रिएट करेगा। अगर हम लोग इसमें इसका एटोमिसिटी बताएं, अगर हम लोग इसका एटोमिसिटी को बताएंगे तो एटोमिसिटी यहां पर कितना होता है, तो एटोमिसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 4 हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। तो याद रखना है कि इसका एटोमिसिटी 6 है ना। अब अगर हम लोग इसका मोलिकुलर मास निकाल लें, मोलिकुलर मास अगर हम लोग इसका फाइंड करें तो मोलिकुलर मास कैसे फाइंड होगा, तो हम लोग को पता है कि पोटासियम का जो मास होता है वो 39 होता है ना। एक पोटासियम था तो एक पोटासियम का मास 39 हो गया। अब यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीज का मास होता है 55, मैग्नीज का मास कितना होता है 55, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 16 × 4 करेंगे तो 16 चौके 64 है ना। तो 16 चौके 64। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर तीनों को हम लोग को ऐड कर लेना है। तो तीनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 158। तो याद रखना है कि अगर ये तीनों को ऐड कर लेंगे तो इसका मास कितना आ जाएगा 158। तो इसका मोलिकुलर मास हिंदी हो गया आणविक द्रव्यमान। तो अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि KMnO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो आंसर आएगा कितना 158 है ना। ये हो गया हम लोग का KMnO4 के बारे में। अब हम लोग इसी तरह में यहाँ पर परमैंगनेट है, लेकिन यहाँ पर केवल मैग्नेट है। तो अगर मैग्नेट होगा तो इसका फॉर्मूला होगा K2MnO4। तो दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस देख लीजिए। इसमें यहाँ पर पोटासियम एगो है, और यहाँ पर जो पोटासियम है यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 1 पोटासियम है तो इस पर 1 माइनस आएगा, और यहाँ पर 2 पोटासियम है तो इस पर 2 माइनस आएगा। तो अगर 1 माइनस है तो इसके नाम में परमैंगनेट है, और अगर इस पर 2 माइनस आएगा तो इसके नाम में मैग्नेट होगा। अभी आयन कैसे बनता है अभी हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे तो हम लोग Mn को X ले लेंगे। यहाँ 2 पोटासियम है तो 2 पोटासियम, एगो का +1 तो 2 का +2, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो 4 को का हो जाएगा -8। तो यहाँ पर X = कितना निकल जाएगा, तो X = निकल गया +6। तो यहाँ पर अगर 7 निकला था तो इसमें Mn का 7 बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर अगर 6 निकला है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Mn का 6 बॉन्ड बनेगा। तो याद रखना है कि इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी थोड़ा देर में, तो यहाँ पर Mn का 6 बॉन्ड बनाएंगे,
और जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर Mn का टोटल 7 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। अगर हम लोग इसका एटोमिसिटी बताएं, अगर हम लोग इसका एटोमिसिटी बताएंगे तो इसके एटोमिसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका एटोमिसिटी का वैल्यू हो जाएगा 4, 5 और 5 और 2 7। तो इसका एटोमिसिटी जो है वो कितना है, इसका एटोमिसिटी जो है वो 7 है ना। तब हम लोग इसका भी क्या कर लेंगे, इसका भी मोलिकुलर मास फाइंड कर लेंगे। तो अगर इसका मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो मोलिकुलर मास के लिए हम लोग को यहाँ पर पोटासियम 2 गो है, तो एक पोटासियम का मास होता है कितना 39, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। मैग्नीज है यहाँ पर, तो मैग्नीज का भी कितना आ जाएगा 55, और यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना, ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। और आप लोगों को समझ में कि कैसे मोलिकुलर मास को फाइंड किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है कितना, तो इसको ऐड करने पर आता है 197। तो याद रखना है कि पोटेशियम मैग्नेट का जो मोलिकुलर मास है वो 197 है, और पोटेशियम पर मैग्नेट का जो मोलिकुलर मास है वो कितना है, वो हम लोग का 158 है ना। तो आप लोग इसको पहले नोट डाउन कीजिए, लिख लिया आप लोग। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं KMnO4 का और K2MnO4 का, है ना। तो हम लोग के पास कंपाउंड है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। अब अभी हम लोग देखे थे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो यहाँ पर Mn का 7 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास सेंटर में Mn है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो 4 ऑक्सीजन इसके पास में है। टोटल ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 बॉन्ड यहाँ पर Mn का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पोटासियम है, पोटासियम मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हम लोग का आयनिक बॉन्ड है, और ये शेयरिंग से बन रहा है, तो ये हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड है। तो याद रखना है कि ये सारा कोवैलेंट बॉन्ड है और ये हम लोग का आयनिक बॉन्ड है। तो अगर हम लोग इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो केवल यही वाला बॉन्ड टूटेगा। याद रखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड वाटर में डिसोसिएट कर जाता है। तो ये डिसोसिएट करेगा, ये टूटेगा, ये बॉन्ड हम लोग का नहीं टूटेगा। जो सेंट्रल से जुड़ा रहता है वो बॉन्ड वाटर में ब्रेक नहीं करता है ना। तो अगर हम लोग से इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो यहाँ पर याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के जैसा बिहेव दिखाता है। तो याद रखना है कि अगर हम लोग से पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर, तो हम लोग बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय है ना। तो इसका जो संरचना है वो हो गया क्या, चतुष्फलकीय। अब यहां पर हम लोग को बताना है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। क्रिस्टल मतलब ये एक सॉलिड है, अब ये सॉलिड है तो हर सॉलिड का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े हुए थे जैसे कि जितना भी मेटल है सॉलिड स्टेट में, हम लोग जान रहे हैं कि जितना भी मेटल है वो सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आयरन जो होता है वो BCC होता है, आयरन जो होता है वो क्या होता है BCC, बॉडी सेंटर सेल। तो अगर वो सॉलिड है तो उसका स्ट्रक्चर डिफिनेट है, तो ये भी सॉलिड, इसका भी स्ट्रक्चर डिफिनेट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है ऑर्थोरोम्बिक। याद रखना है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब पूछा जाएगा तो आंसर होगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ये ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। याद रखना है कि BCC, FCC, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल, ये सब सॉलिड स्टेट का है। तो अगर आप लोग नहीं भी देखे हुए हैं तो सॉलिड स्टेट जब होगा तो वहां पर आप लोग समझिएगा कि ऑर्थोरोम्बिक होता क्या है। तो फिलहाल आप लोग को याद रखना है कि अगर हम लोग से इसका स्ट्रक्चर पूछेगा KMnO4 का तो आंसर टेट्राहाइड्रल मारना है। और अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछेगा, क्रिस्टल मतलब अगर ये क्रिस्टल के फॉर्म में है, जैसे नमक भी क्रिस्टल के फॉर्म में है, जितना भी मेटल है, जो भी सॉलिड देखते हैं वो सब हम लोग का क्रिस्टल है। तो अगर जो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा तो याद रखना है कि अगर क्रिस्टल के फॉर्म में पूछेगा तो आंसर क्या लिखना है ऑर्थोरोम्बिक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, KMnO4 का।
पोटेशियम परमैंगनेट का। तो अगर हम लोग पोटेशियम मैग्नेट का बना ले K2MnO4, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि Mn जो है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो आया था वो +6 आया था। तो +6 आया था तो यहाँ पर Mn 6 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जो Mn है वो 6 बॉन्ड क्रिएट करेगा, और ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि Mn 6 बॉन्ड बना रहा है। तो 6 बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। यहाँ पे 7 बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 6 बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पास एक ही बॉन्ड आया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन का इसको कम हो रहा है, तो एक पोटासियम यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर फिर से पॉजिटिव, इस पर फिर से निगेटिव, और फिर से एक पोटासियम यहाँ पे भी आएगा। अब ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इस पर एक प्लस आएगा और इस पर एक माइनस आएगा, है ना। तो याद रखना है कि इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। ये भी टेट्राहेड्रल के जैसा स्ट्रक्चर, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, तो उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर क्या है? इसका भी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। तो इसका अगर हम लोग से फिर से स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अच्छा, एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि अगर हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस तरह के आयन को रिप्रेजेंट करेगा? अगर हम लोग इसको पानी में डाल दें, तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो आयन बनाएगा। तो आयन बनाएगा तो क्या आयन बनाएगा? तो एक ही जगह पर आयनिक बॉन्ड है, तो ये टूटेगा किस में? K+ में, और प्लस में ये बन जाएगा MnO4, और यहाँ पर कितना माइनस है? तो एक ही माइनस है, तो MnO4 पर एक माइनस। याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड में प्लस माइनस हमेशा बराबर होता है। तो एक प्लस है तो इस पर एक माइनस आएगा, है ना। तो हम लोग से पूछा जाएगा कि इस MnO4- का क्या नाम है? तो ई पोटासियम हट गया, तो इसका नाम हो गया परमैंगनेट। परमैंगनेट आयन याद रखना है। इसके साथ रहेगा तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटासियम हट जाएगा तो नाम में क्या लग जाएगा? आयन। पोटेशियम हट जाएगा तो नाम हो जाएगा परमैंगनेट आयन। तो उसी तरह अगर हम लोग इसको भी वाटर में डिसॉल्व कर दें, अगर हम लोग इसको भी वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो ये तो क्या जगह पर आयनिक बॉन्ड है? 2 जगह पर, एक यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड है और एक यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड है। तो ये भी ब्रेक करेगा और ये भी ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर क्या को प्लस मिलेगा? K+ एक यहाँ से मिलेगा और एक K+ यहाँ से मिलेगा, तो ये बना देगा 2K+, 2K+, और प्लस में क्या हो जाएगा? MnO4, एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो इसका मतलब इस पर 2 माइनस आएगा, है ना। तो याद रखना है कि इन दोनों के फार्मूला में देखिए MnO4 वहां भी है, MnO4 वहां भी है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक माइनस है, मतलब इसका वैलेंसी 1 है, और यहाँ पर 2 माइनस है, मतलब इसका वैलेंसी 2 है। तो हम लोग से पूछा जाएगा इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन। तो याद रखना है कि पर तब लगेगा जब वैलेंसी 1 होगा, मतलब एक माइनस होगा, और अगर 2 माइनस होगा तो उसके नाम से पर हट जाएगा। तो याद रखना है कि MnO4- को मैग्नेट पढ़ते हैं, मैग्नेट आयन, और MnO4- को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं क्या चीज? इसको पढ़ते हैं परमैंगनेट आयन, है ना। अब याद रखना है ये दोनों का कलर, एग्जाम में ये दोनों का कलर पूछ लेता है। तो याद रखना है कि इसका कलर है पर्पल। इसका कलर क्या है? पर्पल। इसका कलर है पर्पल। हम पहले भी बताए हुए थे, जब कलर का एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाए हुए थे, तो जो स्टूडेंट कलर वाला कंपाउंड वाला लेक्चर नहीं देख पाए वो देख सकते हैं फिर से। याद रखना पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है? पर्पल होता है, और ये जो पोटेशियम मैग्नेट है इसका कलर है ग्रीन। ग्रीन सॉल्ट है ये, ग्रीन। तो याद रखना एग्जाम में अगर पोटेशियम मैग्नेट का कलर पूछेगा तो आंसर हम लोग ग्रीन बोले। तरह से अब इसका बताया गया था कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो अगर हम लोग से उसी तरह से पूछा जाएगा कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो याद रखना इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस। तो याद रखना आप लोगों को कि इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक है और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो हम लोग का आइसोमॉर्फस है। तो ये आइसोमॉर्फस और ऑर्थोरोम्बिक हम लोग सॉलिड स्टेट में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो कलर बताए थे ग्रीन है, तो इसको हम लोग डार्क ग्रीन भी बोलते हैं। तो कुछ राइटर इसको डार्क ग्रीन लिखता है ना, गहरा हरा, डार्क ग्रीन भी इसको लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ग्रीन भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है
चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को इसका हाइब्रिडेशन स्टेट बताना है। हाइब्रिडेशन स्टेट प्रसंकरण अवस्था आप लोगों को बताना है कि इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है ना। ये आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जिसको कि आप लोगों को इसका आंसर बताना है ढूंढ करके कि इसका आंसर क्या होता है। 11वीं क्लास में हम हाइब्रिडेशन स्टेट निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे बॉन्डिंग चैप्टर में। अब बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा या sp3d2 होगा। तो हाइब्रिडेशन स्टेट का आंसर क्या आ सकता है, तो आप लोगों को बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि KMnO4 का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है। sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है या sp3d2 होता है या इस सब में से कुछ नहीं होता और कुछ नया होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग फिर इसके आगे देखने वाले हैं। लिख लिया आप लोग। तो हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। अब हम लोग ये देखेंगे कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए K2Cr2O7 का भी पिछले लेक्चर में देखे थे। हम लोग जब एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार निकाले थे तो उसका आंसर आया था 49, है ना, जो हम लोग लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखे हुए थे। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि KMnO4 का जो तुल्यांकी भार है वो तीनों माध्यम में निकलता है, तीनों मीडियम में भी। एसिडिक मीडियम में भी निकलता है, बेसिक मीडियम में भी निकलता है और न्यूट्रल मीडियम में भी निकलता है। लेकिन K2Cr2O7 का जो इक्विवेलेंट वेट निकलता है वो केवल एक ही मीडियम में निकलता है, एसिडिक मीडियम में। तो उसमें हम लोग केवल एक ही में देखे थे, एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। लेकिन इसमें क्या होगा कि तीनों मीडियम में देखना होगा, क्योंकि इसमें तीनों में फाइंड होता है, अम्लीय माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी और उदासीनी माध्यम में भी। तो हम लोग एक एक करके तीनों को स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट हम लोग को फाइंड करना है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो सबसे पहले आप लोग ये बात लिख लीजिए कि KMnO4 पॉइंट बना के लिख लीजिए कि KMnO4 का तुल्यांकी भार, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीनी माध्यम, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम तीनों में ज्ञात होता है। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम तीनों में ज्ञात होता है, तीनों में ज्ञात होता है। अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीनी माध्यम तीनों में ज्ञात होता है। अब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड करेंगे किसमें, तो अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। तो हम लोग को अम्लीय माध्यम में इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो देखते हैं जरा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इसका इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले जो ये KMnO4 है इसको हम लोग आयोनाइज कर लेंगे। आयोनाइज मतलब इसको आयन में डिसोसिएट कर लेंगे। तो अगर इसको आयन में डिसोसिएट करेंगे तो इसमें आयनिक बॉन्ड कैसे बताए थे अभी, K+ बनाता है और MnO4 माइनस बनाता है। तो अब हम लोग के पास मेन जो कंपाउंड है परमैंगनेट, वो परमैंगनेट क्या है, तो वो मेन कंपाउंड है MnO4 माइनस। अब याद ये रखना है कि ये जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये जो MnO4 माइनस है ये बदल जाता है MnO2 में, सॉरी Mn2+ में, Mn2+ में। तो याद रखना है कि अम्लीय माध्यम में ये जो MnO4 माइनस है ये किस में बदलता है, ये बदल जाता है Mn2+ में। याद होगा आप लोगों को जब हम लोग किसको पढ़े थे, K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर पढ़े थे कि Cr2O7 माइनस माइनस जो है वो बदल जाता था Cr3+ में। आप लोगों को याद है, पीछे का लेक्चर आप लोग ठीक से देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप लोग इक्विवेलेंट वेट वाला देख सकते हैं, है ना। तो वहां पर हम लोग देखे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो कर रहा था वो 6 से चेंज कर रहा था, इसलिए उसको 6 से डिवाइड किए थे। आप लोग लाइव क्लास में भी देखे होंगे, उसका आंसर आया था m/6। मोलिकुलर मास को 6 से डिवाइड किए थे जिसका आंसर आया था 49। तो ये तो K2Cr2O7 का था। फिलहाल अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं किसको, KMnO4 को। तो KMnO4 को अगर देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको x ले लेंगे, इसका हो जाएगा -8 = -1, जितना चार्ज होगा बराबर के बाद देंगे। तो x = कितना निकल जाएगा, तो x = यहाँ पर आ जाएगा +7। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ 2 प्लस है, तो इसका मतलब x का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो +2 आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना से चेंज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 5 से चेंज कर रहा है। कितना चेंज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 5 से चेंज कर रहा है। तो हम लोग अब निकालने वाले हैं इसका इक्विवेलेंट, इसका निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट। तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट
वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, याद रहे ये जो क्वेश्चन है ये अम्लीय माध्यम में, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार बताएं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद है कि आप लोग भूल गए? आप लोगों को बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जो भी थोड़ा देर पहले निकाले हम लोग, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर, तो एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर इसको हम लोग बोलते थे। तो अब हम लोग को इसका क्या करना होगा? इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। तो हम लोग को ऊपर रखना है मोलिकुलर मास, है ना। तो मोलिकुलर मास अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे। तो पोटासियम में के का मास कितना होता है? 39 प्लस Mn का मास कितना होता है? Mn का होता है 55। याद रहे ये एटॉमिक मास रख रहे हैं, मोलिकुलर मास रख रहे हैं। इसका होता है 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64, है ना। अब नीचे रखना है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर +7 है, यहाँ पे +2 है, तो दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस, कितना से चेंज कर रहा है? तो 5 से चेंज कर रहा है। तो 5 से चेंज कर रहा है, इसलिए इसको डिवाइड कितना से देंगे? 5 से देंगे। तो ये 5 कैसे ला रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि ये 5 क्यों आया, क्योंकि डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस है 5 का। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर लेंगे, है ना। तो अगर हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 158। थोड़ा देर पहले अभी ऐड करके हम बताए थे। अगर आप इसको और इसको तीनों को ऐड कीजिएगा तो तीनों को ऐड करने में कितना आएगा? 158 आएगा। अब हम लोग उसको डिवाइड कितना से देंगे? उसको डिवाइड देंगे हम लोग 5 से। तो अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड देते हैं तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसको डिवाइड देने पर इसका आंसर आता है 31.6। तो याद रखना है आप लोगों को कि अगर हम लोग को ये पूछेगा कि KMnO4 का तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कितना? 31.6। तो ये कैसे निकाल पाए आप लोगों को समझ में आया? तो ये निकला किस में? ये निकला अम्लीय माध्यम में। याद क्या रखना है? अम्लीय माध्यम में याद रखना है कि ये जो KMnO4 माइनस है ये बदलता है Mn2 प्लस में। अगर आप लोग इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते थे। बैलेंस करने के लिए हम बताएं आप लोगों को 11 में कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 H2O लगेगा, है ना। अब यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गया। तो अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8H+ देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर एटम बैलेंस हो गया। Mn यहाँ भी एक, Mn यहाँ भी एक, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन हो गया वहाँ पे 8, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए चार्ज बैलेंस है। चार्ज बैलेंस देखते हैं यहाँ पर, इधर एरो के बाद में 2 प्लस है और एरो के पहले कितना है? तो एरो के पहले 8 प्लस है और 1 माइनस है। इसका मतलब इधर 7 प्लस है, इधर है कितना प्लस? इधर है 2 प्लस। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन किधर जलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन उधर देते हैं जिधर प्लस ज्यादा है। तो इधर क्या गो प्लस ज्यादा है? हम लोग ऐसा क्या करें, कितना इलेक्ट्रॉन दे जो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग को 5 इलेक्ट्रॉन देना होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों 5 इलेक्ट्रॉन दिए जरा समझ लीजिए एक बार। 5 माइनस और 1 माइनस, तो 5 और 1 6 माइनस, और यहाँ पे 8 प्लस। तो 8 प्लस में से 6 माइनस गया तो 2 प्लस इधर भी बचा और 2 प्लस इधर भी बचा, तो दोनों बराबर हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन आता है उसी को एन फैक्टर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 5 आया तो इसलिए डिवाइड भी कितना से दिए? 5 से। तो याद रखना है कि एन फैक्टर निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि कितना से डिफरेंस आया, जितना से डिफरेंस आया उतना से डिवाइड दे दीजिए, ये आसान है। और नहीं तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। अब बैलेंस करने पे जितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसके एन फैक्टर के वैल्यू को बता देगा। तो मोलिकुलर मास में क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे कितना है? 158 आया और एन फैक्टर का मान 5 आया, 5 से डिवाइड दिए तो आंसर आ गया कितना? आंसर आ गया 31.6। तो याद रखना ये 31.6 कौन से माध्यम में है? अम्लीय माध्यम में। अब हम लोग देखने वाले हैं किस में? क्षारीय माध्यम में। आप लोग इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग अभी देख लिए अम्लीय माध्यम में, अब हम लोग देखने वाले हैं क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक मीडियम, या फिर हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन मीडियम। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार होता है। तो क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग को यह जानना होगा कि क्षारीय माध्यम में वो किस में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को तुल्यांकी भार निकालना किसका है? तो KMnO4 का। तो सबसे पहले इसको आयनाइज कर लेंगे। तो आयनाइज करने पर ये दे देगा K+ और ये दे देगा MnO4-। अब हमको जानना होगा कि ये जो MnO4- है, ये जो MnO4- है, ये जानना है हम लोग को कि ये क्षारीय माध्यम में किस में बदल जाता है। तो याद रखना है कि ये क्षारीय माध्यम में बदल जाता है MnO4- में। मतलब ये पर मैग्नेट बदल जाता है मैग्नेट में।
पैरामैग्नेट किसमें बदल जाता है? मैग्नेट में। तो यही आप लोग को याद रखना है कि अम्लीय माध्यम होगा तो वो Mn2+ में बदलेगा, और अगर क्षारीय माध्यम होगा तो ये MnO4- में बदलेगा। तो 3 मीडियम है, तीनों मीडियम में देखना है। अब हम लोग को क्या करना होगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग फिर से इक्विवेलेंट वेट, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। मतलब क्या हुआ कि KMnO4 का तुल्यांकी भार। तो KMnO4 का तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। इसका मोलिकुलर मास अभी बार बार निकाल के नहीं बताएंगे। हम लोग कितना देखे थे? 158। अब हम लोग को इसका क्या लिखना है? हम लोग को इसका n फैक्टर निकालना है। n फैक्टर क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, +7 आया था, और इसमें जब निकालेंगे तो वो +6 आएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना का डिफरेंस है? यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो 1 का डिफरेंस है, तो इसका डिवाइड भी 1 से देंगे। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 158। तो दोनों में डिफरेंस देखें। अगर अम्लीय माध्यम में इसका इक्विवेलेंट वेट पूछेगा, है ना, तो वो हो जाएगा 31.6, 31.6। और अगर क्षारीय माध्यम में पूछेगा इसका आंसर क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा? क्षारीय माध्यम में जाएगा 150, 158। याद रखना है कि ये क्षारीय माध्यम को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम मतलब, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम में पूछेगा तो आंसर कितना होगा? 150, 158 होगा। अब थोड़ा देर पहले बताए थे कि जितना आता है यहाँ पर उतना ही इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर Mn को, यहाँ भी Mn को, यहाँ ऑक्सीजन 4 को, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 को, यहाँ 2 माइनस है, यहाँ 1 माइनस है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इधर भी -2 हो जाएगा और इधर भी -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये बैलेंस हो गया, चार्ज ही बैलेंस हो गया। याद रखना है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाया जाता है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो यहाँ पर भी 2 माइनस और यहाँ पे भी 2 माइनस, तो कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको डिवाइड भी 1 से दिए हैं। तो याद रखना है कि चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहाँ पे डिवाइड दे लीजिए, और ये फिर देख लीजिए कि डिफरेंस कितना है। जितना का डिफरेंस है उतना से डिवाइड दे लीजिए। तो हम लोग का 2 मीडियम कंप्लीट हो गया, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। अब हम लोग किस में देखने वाले हैं? न्यूट्रल मीडियम, है ना, उदासीन माध्यम। तो फटाफट इसको लिखिए। तुम लोग 2 मीडियम में देख लिए, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रल मीडियम, है ना, न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम। तो उदासीन माध्यम में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो सबसे पहले जो ये जो कंपाउंड है KMnO4, इसको आयोनाइज कर लेंगे, है ना। तो अगर इसको हम लोग आयोनाइज कर लिए तो आयोनाइज करने पे क्या बनेगा? तो ये बनाएगा K+ और ये बना देगा MnO4-, है ना। तो अब हम लोग को ये जानना होगा कि ये जो MnO4- है ये न्यूट्रल मीडियम में किस में चेंज हो जाता है? तो न्यूट्रल मीडियम में ये चेंज होता है MnO2 में। MnO2 इसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड या पेरिलोसाइड। तो यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो यही आप लोग को याद रखना है कि अम्लीय माध्यम में किस में जाएगा, क्षारीय माध्यम में किस में जाएगा, और उदासीन माध्यम में किस में जाएगा। तो न्यूट्रल माध्यम में ये किस में जाता है? MnO2 में जाता है। तो अगर MnO2 में जाता है तो हम लोग को इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने जाना है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या? KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। तो अगर हम लोग इसका न्यूट्रल मीडियम में निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। तो मोलिकुलर मास तो आप लोग को याद ही हो गया होगा कि इसका मोलिकुलर मास कितना है? तो 158 है। अब हम लोग को n फैक्टर निकालना है। n फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो कि कितना आएगा? +7 आएगा। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका -4, तो इसका हो जाएगा +4। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना से चेंज कर रहा है? यहाँ पर +7 है, यहाँ पे +4 है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है 3 से। ये 3 कैसे लाया आप लोगों को समझ में आया, है ना। अगर यहाँ पर 3 आया तो इसका मतलब कंफर्म हो जाइए कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। कितना इलेक्ट्रॉन आने वाला है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आएगा। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लें? यहाँ पर Mn है, यहाँ भी Mn है, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 4 है और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 2 है। अब याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन घटता है तो H2O ऐड करते हैं, लेकिन न्यूट्रल मीडियम को ही दूसरा नाम है वीक बेस मीडियम। उसको स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम बोले थे इसके पहले वाले को, इसका नाम है वीक बेस मीडियम। मतलब यहाँ पर क्षारीय माध्यम जो है वो मिनिमम है ना। तो वीक बेस मीडियम है। तो अगर वीक बेस मीडियम होगा तो यहाँ पर इसका रूल अलग है। इसका रूल अलग क्या है? तो याद रखना है आप लोगों की, ऑक्सीजन जितना घटेगा
उसका दुगना OH माइनस जोड़ेंगे। जितना ऑक्सीजन घटेगा उसका दुगना OH माइनस जोड़ेंगे और उसके अपोजिट साइड में उसका हाफ H2O जोड़ेंगे। 11 क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आप लोगों को हम बैलेंसिंग पढ़ाए हुए थे और बैलेंसिंग का रूल बताए हुए थे, तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या बताएं अभी हम कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो ऑक्सीजन इधर क्या है, घटा 2 गो, घटा है 2 गो, लेकिन जोड़ेंगे 4 गो, दुगना जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ेंगे 4OH माइनस और इसके अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड मतलब इस साइड, इसका आधा H2O। तो इधर अगर 4 है तो इसका आधा कितना होगा 2, तो इधर जुड़ेगा 2H2O। याद रखना है ये रूल किसका है, ये रूल है बेसिक मीडियम का। और H2O जो ऐड करते थे ऑक्सीजन घटने पर तो वो होता है एसिडिक मीडियम का रूल। ये सब 11 क्लास के बैलेंसिंग चैप्टर का है, रेडॉक्स रिएक्शन का है। तो बैलेंसिंग पे ध्यान देना है, मेन हम लोग को फाइंड करना है क्या, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आप लोग ये ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं जो हम डायरेक्ट अभी बताए हुए थे। तब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि MN1, यहाँ भी MN1 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे कितना 4 और 2 6, यहाँ पर भी हो गया 4 और 2 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया हम लोग का 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 4। अब यहाँ पर चार्ज देखते हैं, चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस है, सॉरी यहाँ पर 4 माइनस और यहाँ पर 1 माइनस है, तो इसका मतलब इधर 1 माइनस, इधर माइनस कम है, जिधर माइनस कम होगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। यहाँ से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन 3 वर्ड होगा। तो जैसे 3 माइनस दिया और 1 माइनस दिया, 4 माइनस, इधर भी 4 माइनस, तो बैलेंस हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन आता है उसी को हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पर 3, यहाँ इसके कारण भी 3 लिख सकते हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो इसको 3 से क्या करना होगा, डिवाइड देंगे। तो जैसे 3 से डिवाइड देंगे इसका आंसर आ जाएगा 52.68। आ रहा है बात समझ में। तो हम लोग का तीनों मीडियम में इक्विवेलेंट वेट फाइंड हो गया। तो याद रखना आप लोगों को कि एसिडिक मीडियम में कितना आया था, एसिडिक मीडियम में आया था कितना 31.6 है ना। और इसके पहले जो हम लोग देखे थे बेसिक मीडियम में कितना आया था, तो बेसिक मीडियम में था 158, और यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में कितना आ गया 52.68। तो आप लोगों को याद क्या क्या रखना है वो बात समझ लीजिए। सबसे पहला बात आप लोगों को याद ये रखना है कि अगर एसिडिक मीडियम है तो ये जो MnO4 माइनस है ये बदल जाता है Mn2 प्लस में। अगर बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, तो वो चेंज कर जाता है MnO4 माइनस, जो है ये चेंज कर जाता है MnO4 माइनस में, है ना। और अगर वीक बेस मीडियम या जिसको हम लोग न्यूट्रल मीडियम भी बोलते हैं, न्यूट्रल मीडियम है, तो यहाँ पर MnO4 माइनस जो है ये चेंज कर जाता है किस में, ये चेंज कर जाता है MnO2 में। तो इसी से पता चलेगा कि रिएक्शन कैसे लिखना है, रिएक्शन कैसे लिखना और कैसे बैलेंसिंग आएगा। तो एसिडिक मीडियम होगा तो उसका आंसर कितना होगा 31.6 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम होगा मतलब बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम होगा तो इसका आंसर आएगा 158। और अगर न्यूट्रल मीडियम होगा तभी हम लोग आंसर निकाले थे 52.68, तो 52.68। तो तीनों का आंसर अलग अलग है। तो आप लोगों को फिर से हम बता देना चाहते हैं कि अगर KMnO4 पे क्वेश्चन आएगा तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका तीनों मीडियम पे क्वेश्चन पूछ सकता है, एसिडिक मीडियम पे भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। लेकिन अगर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट पे क्वेश्चन आएगा तो केवल एक ही मीडियम में आएगा, क्योंकि उसमें एक ही मीडियम में फाइंड होता है। वो कौन मीडियम है, एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक अभी देख लिए कि तीनों मीडियम में कैसे निकालते हैं। अब इसका मेन बात स्टार्ट होगा कि KMnO4 को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वैसे हम लोग K2Cr2O7 को ही बोलते हैं और इसको ही बोलते हैं, लेकिन ये उससे बेहतर है। तो हम लोग को जानना है कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं और ये उससे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। तो लिखिए आप लोग। तब हम लोग ये देखने वाले हैं कि KMnO4 को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्यों बोला जाता है। तो आप लोगों को पहले फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटाता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है, पहला बात। दूसरा बात ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा या नीसेंट ऑक्सीजन देगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो एसिडिक मीडियम है, अभी हम लोग देखे थे कि एसिडिक मीडियम में ये जो इलेक्ट्रॉन दिया था ये
5 इलेक्ट्रॉन दिया था, 5 इलेक्ट्रॉन दिया था। और क्या था, बेसिक मीडियम में ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। और न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन दिया था। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो किस में गेन किया है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो वो गेन किया है वो एसिडिक मीडियम में। तो याद रखना है कि ये कंपाउंड एसिडिक मीडियम में ज्यादा बेहतर काम करता है, क्योंकि ज्यादा बेहतर काम करता है क्योंकि वहां पर वो 5-5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो हम लोग से पूछेगा कि इक्विवेलेंट वेट, है ना, ये सबसे बेहतर किस में है, तो याद रखना है कि सबसे बेहतर है एसिडिक मीडियम में, उससे बाद है वो न्यूट्रल मीडियम में, और उसके बाद है वो बेसिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम में मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। तो इसलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो किस पर आएगा, एसिडिक मीडियम पे आएगा। तो हम लोग को यह जानना है कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो शो करता है वो किस मीडियम में शो करता है, तो वो शो करता है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम बोलने का क्या मतलब है, एसिडिक मीडियम बोलने का मतलब है कि इसका रिएक्शन है H2SO4 के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ है, H2SO4 के साथ। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन करके कितना निसेंट ऑक्सीजन दे सकता है हम लोग ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर K और Mn दोनों मेटल है, मेटल का रिएक्शन हमेशा निगेटिव पार्ट से होता है, तो K का रिएक्शन SO4 के साथ होगा। तो ये हम लोग का बनाने वाला है K2SO4, है ना। Mn का वैलेंसी 2 होता है, तो अगर इसका रिएक्शन इसके साथ हुआ तो ये बना देगा MnSO4। क्यों, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 2 है, 2 कट गया होगा तो कंपाउंड बन गया होगा MnSO4। यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके इसका मतलब यहाँ पर H2O भी बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि बैलेंस है ना, यहाँ पर पोटासियम 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 ही दिख रहा है, तो बैलेंस के लिए 2 लगा देते हैं। यहाँ Mn 2 को हो गया और यहाँ पर Mn 1 ही है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कि हाइड्रोजन SO4 को पहले बैलेंस कर लेते हैं। SO4 यहाँ पर कितना आ गया, SO4 यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से 3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को 3 लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 3 लगा दिया, तो 3 लगाने से यहाँ पर हेड ऑन हो गया 3 दूना 6, और यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 3, तो 3 लगाएंगे तो 3 दूना 6। तो मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया होगा। अब केवल ऑक्सीजन को चेक करना है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 12 और 8, इधर 20 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर है 20 ऑक्सीजन। इधर चेक कर लेते हैं, इधर हो गया 4 दूना 8, 8 4 12, 12 और 3, 12 3 15, इधर 15 ऑक्सीजन है। इसका मतलब इधर 20 ऑक्सीजन है, इधर 15 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितना घट रहा है, ऑक्सीजन किधर घट रहा है, उधर घट रहा है, उधर क्या वो घट रहा है 5 गो। इसका मतलब यहाँ पर 5 नीसेंट ऑक्सीजन आएगा, 5 नीसेंट ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 नवजात ऑक्सीजन आ रहा है। तो 5 नीसेंट ऑक्सीजन जो आया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो नीसेंट ऑक्सीजन दिया, ये ज्यादा नीसेंट ऑक्सीजन दे दिया, किससे, K2Cr2O7 से। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि K2Cr2O7 में 3 नीसेंट ऑक्सीजन आता था और इसमें क्या गो आ रहा है, 5 गो आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो KMnO4 है ये ज्यादा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे K2Cr2O7 से। आप लोगों को रिएक्शन याद है उसका कि भूल गए, उसके रिएक्शन में था K2, उसके रिएक्शन में क्या क्या था, K2 था, Cr2 था, O7 था, उसका भी रिएक्शन करवाए थे हम लोग H2O के साथ। और उसमें क्या क्या बना था, उसमें ही बना था K2SO4 प्लस में बन गया था Cr2SO4 का होल 3 और प्लस में बना था H2O, और उसमें 3 नीसेंट ऑक्सीजन आया था। उसमें जो नीसेंट ऑक्सीजन आया था वो 3 आया था बैलेंस करने पर। यहाँ पर क्या क्या बैलेंस करने में लगाए थे, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर 4 दिए थे, तो यहाँ पर भी 4 दिए थे। और ऑक्सीजन को जब बैलेंस किए थे तो यहाँ पर 3 नीसेंट ऑक्सीजन आया था, इसमें क्या आया 4। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। ये हम लोग कंपाउंड पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, KMnO4 का। तो दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि दोनों का रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाएं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि KMnO4 जो है ये 5 नीसेंट ऑक्सीजन दिया और ये क्या को दिया है, 3 को दिया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि KMnO4 जो है वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे K2Cr2O7 से। और ऐसे भी देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का मान +7 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का मान +6 है। याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, अम्लीय शक्ति का मान बढ़ जाता है ना।
तो अगर हम लोग से पूछेगा कि ई दोनों में से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो याद रखना है कि KMnO4 जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किससे, K2Cr2O7 से। पर एक बात आपको याद रखना है कि दोनों बेहतर है। एग्जाम में अगर हम लोग से पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंपाउंड कौन कौन सा है, तो हम लोग आंसर दोनों बोलेंगे, K2Cr2O7 भी और KMnO4 भी। ई दोनों में अगर ई दोनों में बेहतर पूछ लेगा तो आंसर ये होगा। याद रखना है कि इस दोनों कंपाउंड पूरे केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, और उसके बाद अगर कोई है तो वो K2Cr2O7। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वहां पर ये दोनों कंपाउंड का यूज करेंगे, KMnO4 का भी यूज करेंगे और K2Cr2O7 का भी यूज करेंगे। लेकिन याद रहे ये दोनों का यूज तब करेंगे जब मीडियम एसिडिक होगा। जब मीडियम क्या होगा, एसिडिक। रिएक्शन में वहां पर लिखा रहेगा एरो के ऊपर एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब अम्लीय माध्यम, तो एसिडिक मीडियम वहां पर लिखा हुआ रहेगा। तो इन दोनों में से ये बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो अगर ये बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या काम होगा, तो इसका काम ये होगा कि ये खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को तो घटाएगा लेकिन दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि एसिडिक मीडियम में ये जो MnO4 माइनस है ये बदल जाता है Mn2 प्लस में। तो देखते हैं जरा बदल रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग इसको n में तोड़ेंगे तो ये K प्लस बनेगा, MnO4 माइनस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो MnO4 माइनस है, ये MnO4 माइनस अगर हम लोग इसको n में तोड़ दें तो n में तोड़ेंगे तो क्या क्या बना देगा, ये बना देगा Mn2 प्लस और ये बना देगा SO4 माइनस। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, एनिक कंपाउंड। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो MnO4 माइनस था ये रिएक्शन के बाद किस में चेंज हो चुका है, रिएक्शन के बाद चेंज हो चुका है Mn2 प्लस में। तो याद कर लीजिए कि अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस बदल जाता है किस में, Mn2 प्लस में। और यहाँ से हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब हम लोग इससे रिलेटेड रिएक्शन देखने वाले हैं। जो रिएक्शन हम लोग कर रहे थे किससे किए थे, K2Cr2O7 से। जितना रिएक्शन इसके साथ हुआ था वो सब का सब रिएक्शन इसके साथ कर सकते हैं, है ना। तभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। आप लोग फटाफट इसको लिखिए, लिख लिया आप लोग। तो हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि KMnO4 में 5 नीसेंट ऑक्सीजन मिलता है जबकि K2Cr2O7 में 3 नीसेंट ऑक्सीजन मिलता है। तब हम लोग इसका रिएक्शन देखने वाले हैं। रिएक्शन में क्या देखते हैं तो आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग ठीक से लेक्चर को देख रहे हैं और कॉपी में फेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो I माइनस है ये बदल जाता है I2 में, है ना। ये बदल जाता है किस में, I2 में। अगर हम लोग यहाँ पर Cl माइनस लेंगे तो वो इसको बदल देता है Cl2 में। अगर हम लोग यहाँ पर किसको ले लें, H2S को ले लें, जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था, ये इसको बदल देता है किस में, ये इसको बदल देता है सल्फर में। अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड ले लें H2C2O4 तो वो इसको बदल देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जितना रिएक्शन हम लोग K2Cr2O7 में पढ़े थे वो सब रिएक्शन इसके लिए वैलिड है। तो हम बार बार हर रिएक्शन को करके नहीं दिखाएंगे, एक रिएक्शन को करके दिखा रहे हैं। आप लोग बाकी में क्या होगा वो आप लोग पीछे के लेक्चर को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर एक रिएक्शन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, फर्स्ट वाला को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बार क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 की प्रतिक्रिया Ki के साथ कराएं। अम्लीय माध्यम में KMnO4 की प्रतिक्रिया Ki के साथ करवाएं। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 रिएक्ट विद Ki, है ना। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर कि ये जो KMnO4 है इसका अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करना है। अम्लीय माध्यम मतलब H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करना है। तो जब H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद K का रिएक्शन SO4 के साथ होता है तो बन जाता है K2SO4। Mn का रिएक्शन SO4 के साथ होता है तो बना देता है MnSO4। प्लस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाता है। और बैलेंस में यहाँ पर अभी देखे थे हम लोग कि 5 नीसेंट ऑक्सीजन आता है। बैलेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर हो गया वहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 देना होगा और यहाँ पर भी 3 देना होगा, है ना। तो हम लोग को अब ये कंसीडर करना होगा इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप लोग पहले का लेक्चर देखे हैं तो आप लोग को ये रिएक्शन कैसे होता है ये समझ में आ रहा होगा।
अब यहाँ पर के आई के साथ रिएक्शन दिया। एक्चुअल में तो ये आई माइनस है, लेकिन ये होता क्या है, ये कंपाउंड होता है के आई। यही के आई टूट जाता है तो ये दे देता है के प्लस और ये दे देता है आई माइनस। तो यही आई माइनस बदल जाता है किस में, आई टू में। तो हम लोग को क्वेश्चन ये दिया है कि इसका रिएक्शन करवाना है के आई के साथ। अब याद क्या रखना है कि याद ये रखना है कि आई माइनस अगर आया है तो ये इसको बदल देगा किस में, बदल देगा आई टू में। तो बदल देगा आई टू में, तो यहाँ तो के भी है तो इसका मतलब यहाँ पर H2SO4 भी यूज होगा। अगर इस रिएक्शन में किसी को दिक्कत हो रहा है तो पीछे का जो रिएक्शन हम पढ़ाए हैं K2Cr2O7 उसके रिएक्शन को देखें, वहाँ से ये इजी लगेगा फिर। अब यहाँ पर के का रिएक्शन SO4 के साथ होगा तो ये भी बना देगा K2SO4, है ना। अब यहाँ पर आयोडीन 2 है, वहाँ पे पोटासियम भी 2 है, यहाँ पर बैलेंस में 2 लगेगा, बैलेंस में 2 लगेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर H2O बाहर होगा। क्या बाहर होगा, H2O। तो अब बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आयोडीन 2, यहाँ पे आयोडीन 2, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया पोटासियम 2, उधर पोटासियम 2, SO4। अच्छा, ये I माइनस I2 में कब बदलेगा, ये तब बदलेगा जब ये नीसेंट ऑक्सीजन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को नीसेंट ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा। तो ये नीसेंट ऑक्सीजन का ही काम है कि ये I माइनस को बदल देता है किस में, I2 में। तो I2 में बदल देता है। तो यहाँ पर अब ये बैलेंस हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट I2 में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक नीसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 नीसेंट ऑक्सीजन है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 5 से। तो जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 लग जाएगा, इसमें भी 5 लग जाएगा, सबके आगे 5 लग जाएगा, है ना। सबके आगे 5 लग जाएगा। तो जैसे 5 लगा, अब सबको हम लोग मिला लेंगे। तो मेन रिएक्शन क्या आएगा, तो मेन रिएक्शन होगा 2KMnO4, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 KI, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 8 H2SO4, यहाँ का 5 नीसेंट ऑक्सीजन, यहाँ का 5 नीसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर क्या क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एरो के बाद K2SO4, यहाँ पे हो जाएगा 5 I2, याद रहे यहाँ पे 5 लिखे हैं एरो के बाद 5 I2। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2MnSO4, प्लस में यहाँ पर और हो जाएगा 5 K2SO4, प्लस में 5 और 3 8 H2O। तो मेन रिएक्शन हम लोग का ये हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो हम लोग कई रिएक्शन K2Cr2O7 वाले में किए हुए थे। तो हम I माइनस से बताएं, आप Cl माइनस से बना सकते हैं, H2S से बना सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हैं। ये रिएक्शन सब में कॉमन रहेगा, ये वाला रिएक्शन बदलते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, आज हम लोग स्टडी किए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को। हम लोग देख लिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। अच्छा, याद रखना आप लोगों को कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो याद रखना उसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड कंपाउंड आएगा, 2 कंपाउंड मेन कंपाउंड है K2Cr2O7 और KMnO4, ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। तो मैक्सिमम चीज इसमें कवर हो चुका है, बस एक चीज बच गया, इसका प्रिपरेशन बच गया। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि K2Cr2O7 को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर क्रोमाइट और से उसको प्रिपेयर किए थे, तो उसी तरह इसको जो प्रिपेयर करते हैं वो पेरोलुसाइड से करते हैं, MnO2 से करते हैं। तो एक लेक्चर इसमें और लगेगा, ये कंपाउंड हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना आप लोगों को कि लाइव क्लास जो है वो केवल संडे को ही होगा, है ना। संडे को चलेगा लाइव क्लास, संडे को 8 बजे से। लाइव क्लास में आप लोग रेगुलर रहिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा आता है। और जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, बिहार इंजीनियरिंग का या जेई का, वो सब ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रहेगा और वहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। इसलिए जो भी लेक्चर हम ले रहे हैं उसमें काफ़ी डिटेल में जाकर के पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से बताया गया है। इसलिए हम डी ब्लॉक में इतना लेक्चर को लिए हैं ताकि आप लोगों को कहीं का भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटने वाला नहीं है। थैंक यू। समझ में आया क्या? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।